नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने आज बीजेपी को चौतरफा घेरा है। युवाओं के लिए नौकरी की मांग, महिलाओं की सुरक्षा, मनरेगा को खत्म करने की कोशिश, जस्टिस यशवंत वर्मा को के घर मिली नकदी, आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज कांग्रेस ने बीजेपी पर संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई है। इधर मोदी के नाम पर बीजेपी अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को खासकर लुभाने के लिए सौगाते मोदी अभियान लेकर आई है और इस पर भी बीजेपी घिर गई है, क्योंकि इसमें विपक्षी दलों ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। वहीं बिहार विधानसभा में आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त तंज कस के बता दिया कि सीएम या डिप्टी सीएम बनाने वाले हम या आप नहीं हैं, ये जनता होती है और जनता के दम पर ही हम सीएम या डिप्टी सीएम या मंत्री बनते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल अभी तेज है दोस्तों। एक तरफ कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बाकी मोर्चों को फतह करने के लिए भी रणनीति बना रही है। आज ही बिहार कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, इन सब के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक बैठक की है। उधर गुजरात में होने वाले एआईसीसी जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन के लिए खड़गे ने कल ही एक समिति का गठन कर दिया है जो पूरे अधिवेशन की रूपरेखा पर तैयारी करेगी और 8 और 9 अप्रैल को होने वाले इस अधिवेशन में कांग्रेस महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, जिसका असर अभी बिहार और आने वाले वक्त में बाकी देश में कांग्रेस इकाइयों पर देखने को मिल सकता है। खड़गे कांग्रेस संगठन को तो मजबूत कर ही रहे हैं, आज उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की एक अलग केमिस्ट्री भी देखने को मिली। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सुनिए जरा। सेंसस पब्लिश नहीं होने के वजह से 2021 तो नहीं होने की वजह से करोड़ों लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, एसटीज, इनको अनाज नहीं मिल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये स्टेट का काम है, करना चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो नहीं, ये कह रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कर्नाटक के हो, वहां करवाना चाहिए, वो भी कर्नाटक के हैं, वो करवाना चाहिए, कर्नाटक के हैं। मैं उसीलिए बात नहीं किया कि आप वो चेयर पे बैठे पहले बोले कि एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको ज्यादा बोलकर फिर उचकाना नहीं चाहता कि उनके ऊपर आप पड़े, तो उसीलिए मैं ये चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये डिलीटेड। अच्छा, ओके, अच्छा हो गया, ये अच्छा हो। तो साहब, मैं इसीलिए जोशी साहब को पूछता हूँ कि वो भी कर्नाटक से रहने के बावजूद भी क्यों नहीं इंटरेस्ट करने लेते, वहां पर रिव्यू क्यों नहीं करते? रिव्यू करना चाहिए, बीइंग ए मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, और वो एमपी भी वहीं के हैं। ये सब दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश मत करो और तुम दोनों एक ही है, बाद में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन हम परेशान हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनगणना यानी सेंसस और बड़ी आबादी तक सरकारी मदद को लेकर काफी गंभीर बातें कही और इसमें बीजेपी को निशाने पर भी ले लिया। वहीं आज दिल्ली में युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस ने एक नौकरी की मांग को लेकर एक नई मुहिम छेड़ी है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने आवाज उठाई है। आइए जरा सुन लेते हैं रणदीप सुरजेवाला को क्या कह रहे हैं यूथ कांग्रेस के मंच से, सुनिए। उदय जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जिस प्रकार से युवा कांग्रेस ने नशे के खिलाफ पूरे देश में एक आह्वान किया और आंदोलन चलाया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए या बेरोजगारी है या फिर नशे का इंजेक्शन है। बीच के अंदर आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, रोजगार और रोटी पाने का अब कोई रास्ता बचा नहीं।
तो रणदीप सुरजेवाला ये भी युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस के मंच से और यूथ कांग्रेस के लीडर क्या कर रहे हैं और नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं उसकी तारीफ करते हुए यूथ कांग्रेस के मंच से रणदीप सुरजेवाला। और इधर सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओडिशा में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए और बीजेपी की 9 महीने पुरानी सरकार का हाल बता दिया। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं ओडिशा को लेकर, आइए जरा उसको भी सुन लीजिए। इस देश की आधी आबादी, ओडिशा की आधी आबादी के खिलाफ और खास तौर से दलित, पिछड़ी और आदिवासी बेटियों के साथ ये खतरनाक षड्यंत्र, ये हवस का गंदा नंगा नाच किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तैदी से इस पे आवाज उठानी चाहिए और इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं ओडिशा में। तमाम ऐसे मुद्दे जो हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों की क्या सार्थकता है, उन मुद्दों की क्या जरूरत है जब आधी आबादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है यह उस राज्य में हो रहा है जहां से इस देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती है। किस तो बहुत बड़ी बात यहां ओडिशा से कहते हुए सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे। और महिलाओं को अगर किसी अग्रणी भूमिका में लाने वाला स्टेट कहा जाए आज की तारीख में तो ओडिशा है, जहां स्पीकर भी, जहां उप मुख्यमंत्री भी और जहां से देश की राष्ट्रपति भी हैं। लेकिन महिलाओं के साथ आखिर ओडिशा में क्या चल रहा है उसकी पोल खोल रही हैं यहां पर सुप्रिया श्रीनेत। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज संसद के बाहर केरल में मनरेगा में वेतन न दिए जाने को लेकर अपने बाकी सांसदों के साथ आवाज उठाई। जरा ये भी देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए जहां तमाम सांसदों के साथ, केरल के सांसदों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बगल में आप देखिए कौन है, आप अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे। और इनके बारे में कहा जा रहा है, शशि थरूर की बात कर रहा हूं मैं, इनके बारे में कहा जा रहा है बार बार कि ये आजकल नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बीजेपी चले जाएं, लेकिन अभी तो इधर हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ नजर आ रहे हैं। चलिए खैर, कौन कहां जाएगा, कहां रहेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां एकता दिखाई दे रही है और मनरेगा में वेतन नहीं मिलने के कारण ये एक अभियान, और इस अभियान में राहुल और प्रियंका दोनों संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आरटीआई कार्यकर्ताओं और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों, समाज सेवियों, इन सब से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की है आज। और जनहित में काम करने वाले अलग अलग तबकों के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करते ही रहते हैं, आप जानते हैं। और अब प्रियंका गांधी भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। और इधर चलिए यहां से जरा उधर चलते हैं, पटना की तरफ, बिहार की तरफ। बिहार विधानसभा में आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जमकर घेरा है और इसमें बीजेपी के विधायकों से भी सवाल किए हैं। आइए जरा सुनते हैं कि नीतीश कुमार को जमकर घेरते घेरते तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा है। हंसते हंसते बड़ी चोट दे गए हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 80 बड़ा होता कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता कि 81 बड़ा होता है? विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए। सृष्टि
सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा। गजब हाल है। हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। तो सुन रहे थे आप अपने अंदाज में, यहाँ कुछ सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस दिखाई देता है लालू प्रसाद यादव का, इनके पिता का, यहाँ पर जब ये अपनी बात रखते हैं, यानी तेजस्वी यादव अपनी बात रखते हैं। बीजेपी के सामने दोस्तों अभी एक चुनौती और भी है, और मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा का। महाराष्ट्र में कुणाल कामरा का प्रकरण भी है, नागपुर की हिंसा के बाद का एक्शन भी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। हालांकि अभी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है, बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने सौगाते मोदी अभियान लॉन्च कर ईद पर 32 लाख जरूरतमंद गरीब मुसलमानों तक पहुंचने की योजना बनाई है, जिसके जरिए मोदी के नंबर बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन विपक्ष ने इस पर भी हमला किया है कि बिहार चुनाव को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है, यानी मोदी की पोल हर तरफ से खुल रही है। और ऐसे में कांग्रेस का यह चौतरफा हमला क्या बीजेपी को और कमजोर बना रहा है? उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का जो हमला है, वो भी क्या बीजेपी को और नीतीश कुमार को कमजोर बना रहा है? इन तमाम हमलों से कैसे बचेंगे नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कैसे बचेगी? और सबसे बड़ी चीज कि चाहे ओडिशा की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे संसद भवन के अंदर की बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, या केरल में मनरेगा की बात हो, इन तमाम मसलों पर कांग्रेस ने आखिर क्यों घेरा है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। आइए जरा चलते हैं सीधे हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये खबरें जो हैं सुर्खियां बटोर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा, आप जानते हैं यशवंत वर्मा जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट आए, लेकिन इनके घर में आग लगी और आग लगने के बाद पता चला कि करोड़ों के नोट रखे हुए थे और वो जलकर राख तो हो ही गए, लेकिन इनकी ज़िंदगी क्या खाक होने जा रही है, इनका करियर क्या खाक होने जा रहा है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी स्वागत इस्तकबाल करता हूं, जो अब तक इस चर्चा में जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। आप सुन ही रहे थे, जो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ देखिए संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने अंदाज में, मल्लिकार्जुन खड़गे से ही शुरुआत करते हैं। रणनीतियाँ, क्योंकि कांग्रेस है तो कांग्रेस का अध्यक्ष और उन्हीं के इर्द गिर्द राहुल गांधी कुछ भी हैं, जो भी कह लिया जाए, लेकिन बात तो अध्यक्ष महोदय तक ही आएगी और यहीं से शुरुआत होती है। आज जो केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ साहब की, उस केमिस्ट्री पे आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ धनखड़ भी थोड़े से दबे हुए, थोड़ा सा अपने पिच को, अपने टोन को लो करते हुए नजर आ रहे थे? हमारे साथ जुड़ गए हैं शकील अख्तर जी भी। शकील जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आपके पास भी आऊँगा और समझूंगा ज़रा उधर सदन में क्या चल रहा था। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास। देखिए राजीव जी, धनखड़ साहब आमतौर पर इस स्थिति में होते नहीं हैं, जो आज थोड़ा सा हंसी मजाक के अंदाज में भी थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के, कर्नाटक से आते हैं, दलित पृष्ठभूमि से हैं वो, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को एक नौजवान नेतृत्व राहुल गांधी के रूप में, जो बेहद इस समय आक्रामक और पूरे तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार सक्रिय है। उनका वाइट टी शर्ट मूवमेंट हम लोगों ने देखा, और उसका असर ये कि साहब टी शर्ट पर ही पाबंदी लगाई जाए, मतलब यहाँ पे भी ड्रेस कोड लागू होगा पार्लियामेंट के भीतर। ये अचानक नहीं है कि साउथ से सांसद थे तो उनके लिए कि टी शर्ट नहीं पहन के आएंगे। असल में राहुल गांधी तो टी शर्ट लंबे समय से पहन रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी पहन रहे थे, लेकिन जब से व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू हुआ, नौजवानों के बीच में
एजुकेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के जब से राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं और नौजवानों का एक मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे डरे हुए हैं, इसलिए साहब बैन करेंगे टी शर्ट को। दूसरी तरफ खड़गे जी का जो आपने कहा ना, खड़गे जी जिस मुद्दे की बात करें, देखिए मनरेगा जिस पर खुद मोदी जी ने कहा था कि मैं उसको बंद नहीं करूंगा, और क्यों नहीं करूंगा, इनकी कोई नीतियां नहीं होती, वो आप नकल भी करेंगे लेकिन श्रेय कभी नहीं देंगे। राइट टू फूड कब आया, ये जो अंतर है इस देश के लोगों को ये बखूबी पता होना चाहिए कि यूपीए गवर्नमेंट में कौन कौन सी नीतियां बन रही थी, नागरिक अधिकार कैसे मजबूत हो रहे थे जी। सरकार को कैसे उत्तरदायी बनाया जा रहा था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, इस तरह के कई प्रावधान यूपीए सरकार में आए थे जिसने इस देश के लोगों को मजबूत किया, नागरिकों को मजबूत किया, उन्हें अधिकारों से लैस किया, एहसास कराया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी अभी तो लोकसभा चुनाव में अचानक वो फिर ईश्वर के अवतार हो गए, वहीं से वो ब्रांडिंग शुरू, एक देश एक नेता वाली छवि, और सारे मुद्दे गौड़ केवल मोदी जी जो करेंगे, मन की बात करें तो केवल मन की बात चले, मोदी जी कहें कि ताली थाली बजाओ तो वो बजाना है, पूरा देश उसी में लगा हुआ है। जनता की आवाज नहीं आ रही थी, लोगों के मन की बात कभी नहीं हो रही थी कि मनरेगा में बजट नहीं है, दलित पिछड़ों के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में उनके वजीफे का बजट नहीं है। बजट कहां जा रहा है, बजट जा रहा है मोदी जी के विज्ञापन पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट है वो कहां खर्च हो रहा है, विज्ञापन पर। और रेप रुके क्या, महिलाओं का सम्मान क्या बढ़ा नरेंद्र मोदी की सरकार में? अभी आपने सुप्रिया श्रीनेत का बयान दिखाया, और ये उड़ीसा का केवल मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। लगातार जिस तरह के हमले हो रहे हैं महिलाओं पर और जो बयान आ रहे हैं, हम ये मान सकते हैं कि भाई अपराध कभी रुकते नहीं, कभी खत्म नहीं होते जी। लेकिन ये नहीं होता है कि महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी राजनीतिक लोग करने लगे, या जो दूसरे और लोग हैं जो भगवा उन्होंने सिर्फ धारण किया हुआ है, असल में वो साधु सन्यासी नहीं है, वो उस तरह की बयानबाजी करने लगे, जो मनुस्मृति में लिखा है उस तरह की बयानबाजी करने लगे। ये इस देश के नागरिकता बोध को कमजोर करता है। अब राहुल गांधी लगातार अपनी यंग लीडरशिप में उस चीज को, एक तरफ तो आरएसएस के हिंदुत्व की राजनीति से मुकाबला करने की सीधी बात, सीधी टकराव, और उसके एवज में हो क्या रहा है, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे राहुल गांधी पर जी। लेकिन कहीं भी अभी कल शायद लखनऊ में लखनऊ की कोर्ट ने उनको 4 सप्ताह का समय दिया है और कहा कि इस बार उपस्थिति जरूरी है। अब राहुल गांधी लोगों के हितों की बात उठाएंगे कि कोर्ट में जाकर के पेश होंगे? और यहां क्या हो रहा है, कौन जुडिशरी में बैठा है जिसके घर से जले हुए नोट निकल रहे हैं, बोरियों में भरे भरे नोट निकल रहे हैं। इससे पूरी जुडिशरी की छवि खराब होती है कि नहीं होती? लेकिन कोई परवाह नहीं है, परवाह तो सिर्फ सत्ता की है। सत्ता कैसे बची रहेगी, लोकतंत्र, संसदीय परंपराएं, संसदीय मूल्य, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो धनगढ़ साहब आज मुस्कुरा रहे हैं, अगर कोई तीखा सवाल पूछ दिया जाए तो यही अभी किसानों के साथ क्या हो रहा था, धनगढ़ साहब बोले कभी, लेकिन पहुंच जाते हैं साहब कि हम भी किसान के बेटे हैं। लेकिन किसानों के लिए कभी आपने आवाज उठाई क्या? सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत सही सवाल उठाया कि उसी उड़ीसा से देश की प्रथम नागरिक आती हैं, उन्होंने क्या चिंता व्यक्त की महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न से जुड़ी हुई? कभी राष्ट्रपति को यह करना चाहिए, यह देश चाहता है, दुनिया का कोई भी देश चाहता है। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाना और लोगों के नागरिकता बोध को मजबूत करना, इस पर लगातार खड़गे जी और राहुल गांधी की जो जुगलबंदी है वो काम कर रही है। और इन दोनों के बयानों से, सड़क पर स्ट्रगल से
लगातार बीजेपी परेशान है। कल राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर घेरा था, खड़गे जी राज्यसभा में घेरे हुए थे। जवाब कहीं से नहीं सूझ रहा है, लेकिन थिथराई केवल आती है। बीजेपी को चुनाव मैनेज करना आता है, लोगों का दिल जीतना नहीं आता, क्योंकि ये दिलों में केवल नफरत पैदा कर सकते हैं, हिंसा उनके दिमाग में भर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी को कहीं जोड़ते हुए यहां तो पूरा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि इस देश में एक बड़ी दरार, और एक ही नहीं कई दरारें, एक तो धर्म के आधार पर, फिर आप साउथ और नॉर्थ के बीच में, मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच में, यहां आप और दूसरी तरह के तमाम समुदायों के बीच में जो दरारें पैदा कर रहे हैं, उससे देश कमजोर होता है। और ये सत्ता यही चाहती है कि लोग कमजोर हों ताकि वो सवाल ना खड़ा कर सके, कुणाल कामरा कभी नहीं पूछ सके। किसी ने 2010 का एक वीडियो डाला है राजीव जी, जिसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की वो मिमिक्री और वो सब दिखाया जा रहा है जी। कभी उस समय सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि इस तरह का नहीं होगा, ये सब अपमान है। अपमान के सरकार में है, आपकी आलोचना होगी ही, लेकिन यहां तिलमिलाए हुए हैं सब। तो जो आज चल रहा है, बीजेपी के पास जवाब नहीं है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो 2025 को उन्होंने टारगेट बनाया था कि संगठन के स्तर पर भी और सवालों के स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर भी बीजेपी को चोट देना है और एक्सपोज करना है उसे लोगों के बीच में। और लोग अब भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम कारगुजारियों को समझ चुके हैं बखूबी, लेकिन चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं, गोदी मीडिया के जरिए जो खेल चल रहा है वो खेल रुकेगा जरूर। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ध्यान आ रहा है कि कुणाल कामरा राहुल गांधी के खिलाफ भी, मतलब राहुल गांधी पे भी काफ़ी व्यंग कर चुके हैं। और ठीक है, व्यंग एक विधा है, और उसमें अगर आप किसी के बारे में कुछ अपने अंदाज में कहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन और नाम तो लिया नहीं उन्होंने। चलिए खैर, ये इसी देश में नहीं, कई जगह आप याद कीजिए, मुझे जहाँ तक ध्यान है, शकील जी आपको भी याद होगा, फ्रांस में गोली चल गई थी, कुछ लोगों की हत्या हो गई थी। तो ये एक पूरा का पूरा, वो भी एक कार्टून के दफ्तर में, तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो किस ढंग से लोगों के बीच आप खुद का यानी आपा खोते हैं और लोगों के ऊपर प्रहार करते हैं, ऐसे व्यंग्यात्मक विधा के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, इसका एक नमूना है। कुणाल कामरा से इतर संसद के अंदर आज हुआ क्या, ज़रा समझना चाहता हूं शकील जी के ज़रिए। शकील जी, क्या कुछ हो रहा था? और आज केमिस्ट्री बड़ी मिलती हुई, मैच खाती हुई नज़र आ रही थी इनकी, खड़गे जी की उधर राज्यसभा में, और इधर राहुल गांधी आज पत्रकारों से, कुछ एक्टिविस्टों से भी मुलाकात उन्होंने की है। क्या कुछ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने मुलाकात की है? क्या चल रहा है संसद के अंदर? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो कांग्रेस के लिहाज से संसद के बाहर की है, जो अभी चल रही है। उसके नए मुख्यालय इंदिरा भवन में इस टाइम एक बड़ी अहम बैठक चल रही है बिहार को लेके, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों शामिल हैं। नए इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू, नए कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और सारे नेता जितने भी बिहार से संबंधित है, जितने वहां के एमपी हैं, पूर्व वहां के लोकसभा अध्यक्ष रही मीरा कुमार, सब लोग शामिल है। बड़ी मीटिंग है वो। तो कांग्रेस ने अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों से कुछ सबक सीखा है और चुनाव की पहले से तैयारियां करना उसने शुरू की है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके थे दिल्ली की सीडब्ल्यूसी में, राहुल भी कई बार कह चुके हैं। तो अब इन लोगों के समझ में ये आ रहा है कि चुनाव की तैयारियां पहले से करना बहुत जरूरी है और सबको विश्वास में लेके बात करना चाहिए। तो अभी जो मीटिंग चल रही है उसकी सबसे खास बात यह है कि वहां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं संबंधित, जो मीटिंग है उसमें करीब 40, हाँ जी हाँ यही फोटो है उसके, 40-50 के ऊपर लोग हैं और वो बाकायदा
राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, केसी वेणुगोपाल से, अपने इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू से और नए अध्यक्ष राजेश राम से पूछ रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है। और इस मीटिंग में जो सबसे खास बात है वो ये है, हालांकि अभी बड़ी प्रारंभिक स्टेज है, अभी इतनी बड़ी मीटिंग में ये तय नहीं होगा, कांग्रेस के लिए एक छोटी मीटिंग में तय करेगी इसको बैठ के, लेकिन फिर भी जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फीडबैक लेना चाहते हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो किस तरह लड़ा जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इस बात की मांग कर रहे हैं और एक माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस ने दोनों बदल दिए, अपना इंचार्ज ही बदल दिया, अपना अध्यक्ष बदल दिया, और एक छोटी छोटी घटनाओं को और जरा थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि कल लालू प्रसाद यादव की रोजा इफ्तार पार्टी थी तो उसमें कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया, तो इसके मैसेज ये देने की कोशिश कर रही है बीजेपी और नीतीश कुमार के यहां से कि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी। तो हमें लगता है कि कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि अगर बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस अलग से लड़े, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कांग्रेस अलग से लड़े, तो कांग्रेस को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपको जिस मोर्चे पे धकेल रहे हैं उस मोर्चे पे आपकी हार निश्चित है, इसलिए उस मोर्चे पे जाना चाहिए जिस मोर्चे पे वो लोग नहीं चाहते कि आप जाओ। कल जो रोजा इफ्तार है उसके बारे में कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट किया है, कहा है कि हमारी अन्य व्यवस्थाएं थी और वहां नहीं जा पाए, और जाहिर है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि बिहार में कई जगह हो रही है, नीतीश कुमार क्या भी हुई और बाकी नेताओं क्या भी हुई, कहीं कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है कोई भी, क्योंकि ये मेनली नेताओं के लिए नहीं होती है, ये रोजगारों के लिए होती है और वो लोग जा रहे हैं, तो इसका कोई संबंध नहीं है। तो आज की मीटिंग में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस बहुत पहले से, अभी चुनाव में काफी देर है, करीब 6 महीने 5-6 महीने हैं, उससे पहले वहां की तैयारियां से शुरू कर दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जो मोरल बढ़ा था वो थोड़ा कमजोर हुआ है, पहले हरियाणा के चुनाव में और फिर महाराष्ट्र के चुनाव में। हालांकि इसको लेके चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, ईवीएम, बहुत सारे कारण हैं, मगर वो कारण ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के हाथ में नहीं है। तो उन कारणों के लिए कांग्रेस काम कर रही है, लड़ रही है, कोर्ट में लड़ रही है, चुनाव आयोग से लड़ रही है, मगर वो उसके हाथ के बाहर की चीज है। जब तक मोदी जी हैं वो चुनाव को इसी तरह मैनेज करेंगे, तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध कर सकती है, चुनाव आयोग पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल सकती है कि वो कम से कम बदमाशियां करें। लेकिन अपनी तैयारियों में जो कमी है उसको लेके कांग्रेस अगर सचेत होती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की राजीव जी ये सबसे बड़ी घटनाक्रम है, ये खत्म हो जाएगी मीटिंग, इसके बाद हमारे पास शायद हो सकता है कुछ और ज्यादा बताने के लिए भी हो कि क्या क्या बातें हुई हैं और किस तरफ ये मीटिंग जा रही है। लेकिन ये मीटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि कितने सारे नेता हैं, सारे नेता जो हैं वो उसमें मौजूद है, और ये निश्चित ही रूप से बीजेपी और जनता दल यू के लिए, नीतीश कुमार के लिए एक मैसेज है। बीजेपी के लिए तो साफ है क्योंकि चुनाव तो बीजेपी से ही लड़ना है, कांग्रेस को और आरजेडी को, और नीतीश कुमार का जो ढुलमुल रवैया है वो कहां जाके रुकेगा इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आज ही विधानसभा में आपने देखा कि वो किस तरह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए बोल रहे हैं, ओ तेरा हस्बैंड जी। तो हमें लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं क्योंकि उनके आदमी उन्हें संभाल नहीं पा रहे, और बीजेपी चाहती है कि वो ऐसे ही ब्लंडर करें और एक्सपोज हो जाएं, ताकि लोग ये कहने लगे कि नहीं साहब चुनाव तो आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ी है पर ये मुख्यमंत्री बनने लायक तो अब नहीं है। तो बीजेपी शायद जनता दल यू के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं के मुंह से ये कहलवाना चाहती है कि साहब मुख्यमंत्री आपको अपना बनाना है, आप अगर जीत गए तो। और नीतीश कुमार के आदमी जो है, जो उनके कुछ विश्वसनीय होंगे, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं और वो पब्लिक प्लेस में आके जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं
वो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बैठक के बाद हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया बाइट हो, मीडिया को कुछ जानकारियां दी जाएं तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तैयारियां दोस्तों आप जान रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो घेर रही है संसद से लेकर सड़क तक, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और कहां कहां विपक्ष घेर रहा है और खासकर कांग्रेस पार्टी घेर रही है सत्ता पक्ष को, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी अभी स्क्रीन पे नहीं है लेकिन वो भी जुड़े हुए हैं, और शकील जी को भी आप सुन रहे थे, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास, आपसे जरा समझूं, और खासकर दिल्ली की सियासत पर निगाहें आपकी भी टिकी हुई हैं, और यहाँ से बिहार तक और यहाँ से उधर महाराष्ट्र तक आपकी बात ज़रूर समझना चाहूँगा कि कैसे वहाँ बिहार की सियासत में अगर कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि वो अलग से लड़े तो इसके क्या मायने हैं, और जो अभी शकील जी साफ साफ कह रहे थे कि कांग्रेस को इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई मुद्दों पे, कई मसलों पे बीजेपी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। बस यही है कि अभी सितारे उसके जो हैं वो बुलंदी पे हैं, ये माना जाए। नहीं कहा उसके सितारे बुलंदी पे हैं, लेकिन देश के सितारे गर्दिश में है, ये मानना चाहिए। और वो उसके जितना जितना उनका सितारा मतलब बुलंद होता जाएगा वो और ज़्यादा देश गर्दिश में जाएगा। ये आप इसको जरूर जोड़ के देखिए। अभी हालत क्या है, अभी अमेरिका का डेलीगेशन आया हुआ है ट्रेड ये बातचीत के लिए, ट्रेड पैक्ट के लिए 2 अप्रैल से टैरिफ लागू होने वाला है। पहले ही हमने गूगल पर जो 6% उसके एडवर्टाइजिंग पे जो टैक्स था वो हटा दिए हैं। साल भर पहले वो जो है 2% का भी था, वो भी हटा दिए हैं। और ये और भी कई तरह के टैक्स में छूट जो है वो देना हमने शुरू कर दिया है। एक कंट्री वेनेजुएला है जिसमें जहाँ की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो वहाँ आप विमान से अपने लोग भेज नहीं सकते। उन्होंने हंडुरास में जाके उसको भेजा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वहाँ से वो वेनेजुएला का प्लेन उनको ले गया। वहाँ डायरेक्ट उनकी इतनी तनातनी है कि वहाँ डायरेक्ट प्लेन नहीं जा सकता अमेरिकी विमान। और वो जो है इतनी डटा हुआ है, और यहाँ तक कहा कि जो वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। तो एक वो कंट्री है, एक आपने कनाडा देख लिया, और एक ये कंट्री है जो कि पॉडकास्ट में तो उन्होंने कहा ही, लेकिन पूरी कोशिश चल रही। कोशिश क्या मतलब सरेंडर है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है कि एग्रीकल्चर यहाँ का ध्वस्त हो जाने वाला है, जो जिस तरह का ट्रेड पैक। तो और मुझको लग रहा है क्या कि ये जो जितना चल रहा है आप, और इसीलिए अभी आप देखेंगे ये, अगर आपको देखिए मैं एक चीज कहूँगा, बीजेपी की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। गोदी मीडिया देखिए और आपको वो कंपास है जो कि आपको दिशा बताता है। देश की दशा दिशा के लिए अगर देखना हो तो गोदी मीडिया के चैनल्स आप देखिए। वो पीओके में योगी आदित्यनाथ, आप बताइए योगी आदित्यनाथ कौन है, और वो जो है तो पीओके से उसका क्या लेना देना है, और उसको क्या मतलब खत्म हो गया है देश में कोई मतलब कोई तरीका भी है ना कैबिनेट और इसका विदेश के ये पे। वो कहता है पीओके हमारा होगा, और दिन भर एक चैनल जो है सो एक चैनल पर देख रहा था मैं, वो चलता रहा राष्ट्रीय चैनल पे। तो और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ, और उसमें ये भी एक चैनल देख लिया कि मतलब हमको लग रहा है कि उसको भी फोकस किया करिए। अभी एक चैनल वो चला रहा था कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के पाकिस्तान में एक यूफोरिया है, मतलब वहां पर लोग जो है बहुत ही खुश हो रहे हैं और बहुत ही उनकी तुलना कर रहे हैं शहबाज से। कोई कहीं से यूट्यूब का कोई ये ले आया है किसी का कोई ये क्या कहते हैं पॉडकास्ट में, और उसके बाद उसे चालू है कि पूरा वो बहुत योगी जी और उसकी शहबाज की तुलना बताइए, और उसका तुलना कर रहा है कि पाकिस्तान का बजट और यूपी के बजट में कितना अंतर है, और कैसे यूपी ने कहा पलट। ये सारा जो प्रोपेगेंडा, जो पोस्ट ट्रुथ का जो ये है, वो कोलैप्स हो रहा है। उसको राहुल गांधी या कांग्रेस जो है फोकस ढंग से बढ़ रही है। आपने एक अच्छी बात कही खड़गे के बारे में। खड़गे को मैं मानता हूं कि खड़गे जो है एंकर जिसको आप बोलते हैं कि किसी जो संगठन का उन्होंने उसकी एंकरिंग की है, उसको उसमें उन्होंने मतलब नींव के तौर पे वो खड़े हुए,
और उसके बाद ही आप देख रहे हैं ये सारा कायापलट, भारत जोड़ो यात्रा, सब कुछ जो है, ये मानना चाहिए कि स्वर्णिम काल है, क्या कहते हैं, अभी पिछले 20-25 साल का खड़गे के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका क्रेडिट उनको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, एक सांसद के रूप में भी और एक रणनीतिकार के रूप में भी, और एक जो है एक पॉपुलर लीडर, रेसिस्टेंस करता हुआ इस उम्र में भी जरा भी कोई मतलब समझिए कि शिथिलता जो उसमें नहीं दिखाई देती है। तो ये राहुल गांधी के साथ साथ खड़गे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके नेतृत्व को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये बात है। और ये फर्क है। बिहार पर मैं आता हूँ, बिहार का मामला ऐसा है कि बिहार में जेडीयू कोलैप्स हो रहा है। मुझको लग रहा था कि वो अपने बेटे को अगर लाएंगे तो शायद जेडीयू बच जाएगा एक संगठन के रूप में। अच्छा, जेडीयू का कोलैप्स को एक सोशल इक्वेशन का कोलैप्स समझिए, उसका भी बिखराव समझिए। वो एक पार्टी नहीं है, वो जो है एक जो मिडिल कास्ट का जो ये क्या कहते हैं उभार आया, उसमें जो दरार है, जो ईबीसी वर्सेस में मतलब जो आगे बढ़ी हुई मध्य जातियां और अति पिछड़ी जातियां, ये जो है इसका एक है, ये जो इसका जो अंतर्विरोध था उसको लेकर के जेडीयू का है। उसके बाद कुछ महिलाओं का कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने बनाई और दलित महादलितों की कंस्टिट्यूएंसी बनाई, मिडिल क्लास में भी एक थोड़ा सा बनाया। तो जेडीयू एक सोशल फॉर्मेशन है, इसको ये अलग समझें कि उस सोशल फॉर्मेशन को उन्होंने एक रिएक्शनरी काम के लिए इस्तेमाल किया, ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार ने, और आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। लेकिन वो एक सोशल क्या कहते हैं फेनोमेना है, वो सोशल फेनोमेना अब जेडीयू के खत्म होने पर खत्म होने वाला है। अब है क्या कि उसको कौन उसका वो जो वोट बैंक कहना बहुत गलत है, जो लोग हैं जो उसके समर्थक हैं उसको कौन लेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी एक कंटेंडर है। जो लोग आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले हैं, जो सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम के साथ नहीं जाएंगे, वो एक मिडिल ग्राउंड जो एक मिडिल पार्टी है, एक मिडिल पाथ वाली पार्टी, वो सेंट्रिस्ट समझिए कि सेंटर से थोड़ा लेफ्ट हट करके उस पार्टी में जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो के लिए कांग्रेस ने अपना रखा है, ये बहुत ही आगे का कदम है, बहुत ही मतलब फॉरवर्ड लुकिंग जिसको आप कहते हैं, जो भविष्य में देखने वाली, झांकने वाली वो चीज़ है कि ये जो कोलैप्स होगा नीतीश कुमार का, उसके बाद जो सोशल इक्वेशन है उसमें कांग्रेस ने अपना स्टेक डाल दिया है। वो इसीलिए यह यात्रा भी कर रही है, उसने चेंज भी किया, एक दलित को बनाया। इसको इंडिया गठबंधन और या आरजेडी के साथ अंतर्विरोध के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये निश्चित तौर पे कोई भी दो संगठन है, कॉम्पीट करेंगे अपने फॉलोइंग्स के लेकर के, अपनी कोशिश करेंगे बढ़ाने के लिए, सीटें ज़्यादा मांगना चाहेंगे। लेकिन ये कंपटीशन जो है, ये एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंसी एकदम अलग कंस्टिट्यूएंसी है, जो कि अननेचुरल ढंग से बीजेपी के साथ है, एक मनुवादी और क्या कहते हैं समझिए कि प्रतिगामी जिसको आप कहेंगे, रिएक्शनरी एलिमेंट के साथ है, उसको एड्रेस कर रहा है कांग्रेस। तो ये जो है हमको नहीं लगता, अगर मतलब आप कोई भरोसा नहीं है, कांग्रेस में स्लीपर सेल्स की कमी नहीं है, मूड लोगों की भी कोई कमी नहीं है, मूड सब थोड़ा सा कठिन है, मतलब कठोर है, लेकिन मूड लोगों की भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैं कोई दावा नहीं कर सकता ये ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है ये ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। राजेश कुमार को भी जो रखा है, उससे भी यही साबित होता है कि वो जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आरजेडी के साथ नहीं करना है उनको, नहीं तो वो किसी मतलब यादव को बनाते, किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते जो कंस्टिट्यूएंसी है आरजेडी की, मुसलमान को बनाते, लेकिन नहीं किया है। इससे भी मैं निष्कर्ष ये निकालता हूँ कि उन्होंने एक इंडिया गठबंधन की मजबूती को बनाए रखते हुए, उसके जो समीकरण है उसको साधते हुए वहाँ चेंज कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो जो आने वाला है वो जो है इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन ये स्टेक तो जरूर होगा और फाइट तो जारी है। निश्चित तौर पर सीपीआईएमएल हो, सीपीएम हो,
कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सब में कॉम्पिटिटिव एक गरीब प्रदेश है जहां बेरोजगारी भयंकर है, जहां गरीबी भयंकर है। ऐसे में आप जब कॉम्पीट करते हैं क्या कहते उनको लोगों को अपने साथ लाने में, तो निश्चित तौर पर आपको एक कंपटीशन करना ही होता है। और मुझको लगता है कि एक सकारात्मक कंपटीशन है, इसको किसी नकारात्मक ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको नकारात्मक नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आप कैसे देखते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, चाहे बिहार की बात हो, चाहे यहाँ संसद की बात हो, और संसद का अब अभी खबर ये भी आ रही है कि जो इनकम टैक्स बिल है वो लोकसभा में आज पास हो गया। मतलब फाइनेंस बिल 2025 जो फाइनेंस बिल है वो पास हो गया है और कई सारे टैक्सेस खत्म हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। इन सब पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन संसद के अंदर एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी राजनीति, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने अंदाज में उस राजनीति को और खासकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, जैसा अनिल सिन्हा जी कह रहे थे। और उससे भीतर कि देश में इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे मसले हैं जिनको सुलझाने की जगह नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इधर उधर बाएं दाएं झांकते भागते नजर आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और इन सब के बीच बिहार में जो चल रहा है उसमें तेजस्वी यादव लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सड़क पे हो या वो विधानसभा के अंदर हो। तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए, बाहर भी निकलते हैं, मीडिया से खूब बातें करते हैं और जो बातें रखते हैं एक एक मसले का जवाब वो देने की कोशिश करते हैं और खासकर नीतीश बाबू को घेरते ही हैं। राजीव जी, आज 2-3 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं और एक तो संसद में, खासतौर से राज्यसभा में जो एक केमिस्ट्री नई देखने को मिली है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दिन में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि आज जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति भी हैं, जो उन्होंने उनके और खड़गे जी के बाद जो आज संवाद हुआ है, कई बार हुआ दिन में, तो वो काफी ज्यादा एक बदला हुआ संवाद दिखाई पड़ रहा था। आपने भी शुरुआत में उसकी चर्चा की कि भाई ये केमिस्ट्री आखिर क्या कहलाती है, जो नई चीजें बन रही है जी। और आज मुझे लगता है कि पहली बार जगदीप धनखड़ साहब ने सत्ता पक्ष को डपट कर चुप करा दिया कि जब वो खड़गे साहब बोल रहे थे तो उसमें व्यवधान करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हालांकि वो जजों के मसले पर बातचीत थी, लेकिन किसी भी मसले पर थी सत्ता पक्ष की तरफ से उसमें व्यवधान करने की कोशिश की गई थी, तो उस पर डपट कर चुप करा दिया, एक तरीके से कहा जाए। वरना पहले ये होता था कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बोलने के लिए खड़े हुए और भाषण जो था जगदीप धनखड़ साहब का शुरू होता था और तुरंत कार्रवाई स्थगित कर दी जाती थी। तो ये कुछ बदले से जगदीप धनखड़ साहब नजर आए। अब ये क्यों नजर आई ये अभी समझा नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पर शायद और 2-4 दिन जो बचे हैं उसमें देखा जाए कि उनका क्या रुख रहता है, तब भेद खुलेगा कि ये बदलाव क्यों आ रहा है। तो ये होगी। दूसरा राजीव जी, आज राहुल गांधी ने संसद भवन में कुछ डेटा विशेषज्ञों से बातचीत की है, मतलब कुछ संपादकों से और कार्यकर्ताओं से और डोमेन के विशेषज्ञों से वो मिले। और जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम आ रहा है और खासतौर से इसमें आरटीआई अधिनियम के दायरे पर इसके प्रभाव को लेकर उन्होंने इस पर चिंता अपनी व्यक्त की है। और उनका कहना यह था कि ये सरकार जो है खुद को बचाने के लिए और पारदर्शिता को कम करने के लिए और लोकतांत्रिक निगरानी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। और ये एक बड़ा गंभीर मसला जो है डेटा पर ये राहुल गांधी ने आज उठाया और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। ये भी राजीव जी आज ही घटना है, अभी मुश्किल से मिनट भर हुआ है, राहुल गांधी ने अभी उसको ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने किस किस से मुलाकात की, ये अभी सामने आया। उधर बिहार में राजीव जी चल रहा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। नीतीश कुमार बिल्कुल एकदम बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और मोर्चा जो है वहां खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि फ्रंट फुट पर तेजस्वी खेल रहे हैं। और कल जिस तरीके से चर्चा चली कि साहब कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति था उनके नहीं गया उसमें इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद यादव की होती, तो हालांकि वो लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी थी लेकिन वो थी अब्दुल बारी सिद्दीकी के निवास पर। और उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर, उनका सुबह वक्तव्य भी आ गया कि भाई सब लोग जो थे बड़े जो भी लोग थे वो सब अपने दूसरे कामों में व्यस्त थे और दिल्ली भी आना था, तो इसलिए उसमें नहीं पहुंच पाया। आज दिल्ली में बैठक हो भी रही है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे दिल्ली आना होगा पटना से तो कल वो चल दिया होगा तभी यहाँ पहुंचा होगा, तो इसलिए वो दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो राजीव जी वहां पक रहा है जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि तेजस्वी ने कल एक और चैलेंज दिया कि अगर दम है तो बीजेपी और जनता दल यू जो है ये अलग अलग होकर चुनाव लड़कर देखें, मालूम पड़ जाएगा कौन कितनी बड़ी पार्टी है। और आज जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने कहा कि 81 बड़ा होता है कि 43 बड़ा होता है, तो ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो
नीतीश कुमार हैं वो कम संख्या के बावजूद जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि हमने जो बनाया सबको। तो ये तरीके से नीतीश की जो हम लोगों क्या देसी भाषा में कहा जाता है भद्रा उतारना, तो भद्रा नीतीश कुमार की उतार दी आज तेजस्वी यादव ने बीच बाजार में। आप कहिए थे कि आप क्या हैं, आप कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है आप या तो आप आरजेडी की बदौलत रहे या बीजेपी की बदौलत है, खुद में आपका जो कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक तरीके से आज तेजस्वी ने बताने की कोशिश की। और अनिल सिन्हा जी ने जो बात कही राजीव जी, मुझे लगता है वो बात एकदम सही है कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हो रही है। नीतीश कुमार बैकफुट पे जा रहे हैं ये अब साफ समझ में आने लगा है। और नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी भी नहीं बचा सकते हैं और जो उन्होंने तैयार किया था अपना समीकरण, वो समीकरण भी बिखरेगा। तो वो समीकरण अगर बिखरेगा तो वो जाएगा आखिर किस तरफ? जाहिर सी बात है कि उसके साथ जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी दिक्कतें हैं समाजवादी पार्टी के साथ, उस तरीके की आरजेडी के साथ भी वहां दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतें कांग्रेस के साथ नहीं होंगी, ये चीज है। तो कांग्रेस उस लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है और उस पर वहां काम भी हो रहा है, जिस तरीके से वहां बातें सब देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक नया समीकरण शायद वहां बिहार में भी तैयार होगा और चुनाव वहां दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिशें की और लगातार बीजेपी ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लगा बीजेपी को यह था कि नीतीश कुमार को हम इस तरीके से नुकसान पहुंचाकर अपना थोड़ा फायदा करेंगे और नीतीश कुमार इस मजबूरी में साथ में बने रहेंगे और उसका फायदा उठाया जाएगा और नीतीश कुमार को बाद में धता बरती जाएगी। लेकिन शायद रणनीति थोड़ी पहले जो लीक हो गई बीजेपी की, या कहिए या पहले उन्होंने दांव अपने चल दिए, और ये बात लोगों को समझ में आने लगी कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को अलग तो करेगी और उनको नुकसान भी पहुंचा रही है। तो इसका बीजेपी को फायदा होने की बजाय बीजेपी को वहां साफ तौर पर नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो नीतीश कुमार को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो एक तरीके से कहा जाए बीजेपी ने अपने लिए भी गड्ढा वहां खोदा है। तो उस गड्ढे में शायद बीजेपी गिरने वाली है। जी, गड्ढे में शायद बीजेपी गिरने वाली है। गड्ढा आखिर खोदा क्यों है ये भी सोचना होगा बीजेपी को, खासकर नीतीश बाबू को भी सोचना होगा, दोनों पार्टियों को, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। लेकिन बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और उस पर हम चर्चा भी बहुत करने वाले हैं, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। लेकिन उससे इधर दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, ज़रा उस पर फिर से आते हैं, लौटते हैं शकील जी के साथ। और शकील जी, क्या वो मीटिंग अभी भी चल रही है, बिहार वाली मीटिंग, ज़रा ये बताइए। और दूसरी बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं वो रबर स्टैंप की तरह हैं, लेकिन जब वो संसद के अंदर बात करते हैं तो एक अलग अंदाज में बात करते हैं। राहुल गांधी की अपनी रणनीति है, लेकिन एक जो बात अनिल सिन्हा जी कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि ये स्वर्णिम काल है और ख़ासकर कांग्रेस का, और उसमें भी जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं एक जोड़ी यहाँ पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की साफ साफ दिखाई दे रही है। और अब इस जोड़ी को साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी आ चुकी हैं। जरा इन तीनों की रणनीति, तीनों की राजनीति, और इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे घेर रही है बीजेपी को, और क्या सिर्फ घेरना मात्र, या चुनाव जीतने की जो भूख है, वो ललक है, वो अपने कार्यकर्ताओं में पैदा कर पा रही है। और दूसरा, इसमें एक बात और जोड़ दूं, आपके जो जवाब देंगे उसमें, कि क्या आप बार बार कह भी रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सोचना भी नहीं चाहिए कि बिहार में अलग से चुनाव लड़े, लेकिन इस वक्त जो बातें चल रही हैं, क्या अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा इस अगर एक बात निकली है और उसको दूर तक फैलाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस की, हाँ चलो सब लोग एकजुट हो जाओ, हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपको भी टिकट मिल सकता है उस समय जिस समय चुनाव की बारी आएगी, क्योंकि जब आप साथ साथ रहेंगे तो हो सकता है आपके खाते में 70 नहीं इस बार 65 आए, या 70 नहीं इस बार 90 आ जाए। ऐसी स्थिति में जो रणनीतियां होंगी क्या हैं? जोश बढ़ाने के लिए अगर कोई सेनापति अपनी पूरी फौज को दांव पे लगा देता है तो फिर उस सेनापति के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जोश के लिए एक काम अभी दिल्ली में किया कांग्रेस ने, अलग होके लड़ी। हालांकि गलती आम आदमी पार्टी की बहुत थी, वो भी चुनाव के लिए समझौते को तैयार नहीं थी, पर कांग्रेस ने इस तरह प्रचारित किया कि अलग होके लड़के वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी। उससे पहले विधानसभा चुनाव में वहाँ यूपी में लड़ी कांग्रेस अलग होके सपा से, उसमें भी सपा ने नहीं करा समझौता। वो सारे मुद्दे अलग हैं, मगर कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, 1 सीट मिली कांग्रेस को। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के साथ लड़ी तो 7 सीटें उसको मिली,
जबकि पिछली लोकसभा में केवल उसके पास एक सीट थी, वो भी सोनिया गांधी की, जिसे आप रायबरेली की सीट व्यक्तिगत मान सकते हैं। खुद राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से। देखिए, आज की स्थिति में कांग्रेस के लिए या कोई भी समझदार पार्टी है उसके लिए सबसे बड़ी बात है मोदी जी को हटाना। वो बीजेपी को भी खिलाफ लड़ने की बात नहीं है, आरएसएस के खिलाफ भी नहीं है। मोदी जी का जो वर्चस्व है, मोदी जी की जो ताकत है, उसको कमजोर किए बिना कोई कांग्रेस, कोई विपक्ष जो है वो वापस अपनी ताकत बना नहीं सकता। अभी अनिल सिन्हा जी ने बहुत बढ़िया बात कही और उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा कड़ा शब्द उपयोग कर रहा हूं। अनिल सिन्हा जी, बहुत सॉफ्ट, अनिल सिन्हा जी ने जी, अनिल सिन्हा, वो कड़ा शब्द नहीं था, अनिल सिन्हा जी के लिए है, लेकिन कांग्रेसियों के लिए तो बड़ा सॉफ्ट है। मूढ़ के बदले उन्हें मूर्ख कहना चाहिए। मूर्ख कांग्रेसी कुछ भी कर सकते हैं, वो उन्होंने किया है, बार बार किया है। और इसीलिए बिहार में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इतने ताकतवर हो गए कि हमें लड़ना चाहिए अकेले, लेकिन लड़ने के बाद क्या स्थिति होगी ये हर समझदार आदमी जानता है। और हमें नहीं लगता कि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बातों में कहीं फंसेंगे, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी बड़ा अच्छा विश्लेषण किया सिन्हा जी ने। देखिए, इस टाइम जो सबसे बड़ा चंक है बिहार में वोटरों का, जाति या धर्म किसी के आधार पर आप कहिए 16-18%, वो मुसलमानों का है। एक जनाधार जिसे कह सकते हैं, वोट बैंक भी आजकल जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा वही है। अगर कांग्रेस आरजेडी अलग अलग लड़े और सीपीआई एमएल को भी इन्होंने अलग थलग कर दिया कि तुम भी अलग लड़ो, बाकी 2-4 छोटी मोटी, तो ये सारा वोट बढ़ जाएगा और क्या होगा, बीजेपी को सीधा सीधा फायदा। हमने पिछली बार जो हम कह रहे थे उसमें कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को उस मोर्चे पे लड़ने के लिए भेज दे और कहे कि वो मोर्चा बहुत कमजोर है, वहां जाके लड़ो और तुम उसके द्वारा उस दर्रे से अंदर घुस के दुश्मन के खिलाफ फतेह कर लोगे जी। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि कौन कह रहा है, उसे उसी मोर्चे पे जाना चाहिए जिसके बारे में बीजेपी कभी नहीं चाहती कि वहां जाया जाए। देखिए, बहुत सामाजिक समीकरण की बात अनिल सिन्हा जी ने बहुत अच्छी की है और कल धनंजय जी थे, उन्होंने भी उसको बड़ी अच्छी तरह समझाया है। बिहार का जो जाति सिस्टम है, चूंकि हम वहां बहुत गए हैं, बहुत चुनाव कवर किए हैं, ये थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन जाहिर है कि अनिल सिन्हा और धनंजय या आपके मुकाबले में हम नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोगों को बताते हैं, जब अनिल शर्मा वहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, बनाया था उन्हें, तो एक बड़े सीनियर रिपोर्टर ने खबर लिखी, वो हमारे साथ ही गया हुआ था बिहार, और लिख के हमसे कहा कि देख लीजिए। अरे हमने कहा देखना क्या है उसमें, आपने लिखी है ठीक है, क्या नहीं एक मिनट डाल लीजिए। तो हमने देखा तो हम हैरान हो गए कि जो पहली लाइन थी, पहला वाक्य था, हमने कहा ये अनिल शर्मा ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कांग्रेस दल से, हमने कहा भूमिहार हैं। तो किसी दिन इस पे बोलेंगे। अभी देशबंधु में हमने लिखा था, उसमें बड़ा अच्छा चर्चा हुई भूमिहार के ऊपर। तो लोग समझते नहीं हैं कि वो कितने वर्चस्व वाली कास्ट है वहां पे। और दूसरी जो मध्यम जातियों का जिक्र किया अनिल सिन्हा जी ने, बड़ी अच्छी शब्दावली का उपयोग कर रहे थे, वो आजकल बहुत कम होती है ये। तो इन मध्यम जातियों में यादव जाति जो है, ये दोनों वर्चस्व वाली जातियां हैं आज की तारीख में। बिहार की सबसे शक्तिशाली जातियां जिसे कहा जाए, बाहुबली कहा जाए, जो भी कहना आप पसंद करें, भूमिहार और यादव। तो जो इनके साथ जाना नहीं चाहेगा वो कहाँ जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो कुछ लोग आरजेडी के साथ भी जाना नहीं चाहते, सीपीआई एमएल के साथ भी जाना नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस उन्हें एक मध्यम मार्गी पार्टी ऐसे लगती है कि पहले भी उसके साथ रहे, उसके साथ आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब टूटेगा समीकरण नीतीश कुमार का, वो जो बहुत बड़ा है, अति पिछड़ा, अति दलित मुसलमान का बहुत बड़ा ताकत उनके साथ है, पसमानदा मुसलमान की, पिछड़ा कुर्मी है उसमें, वो सब टूटेगा। शकील जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, शकील जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। मीटिंग खत्म हो गई है बिहार पे, जो यहाँ मीटिंग चल रही थी, और उसके बाद कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के नए नवेले प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अभी मीडिया से चर्चा की है। जरा उसको सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या तैयारियां, रणनीतियां, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके पास आता हूँ, जरा इस पर आपकी टिप्पणी भी सुनेंगे और बाकी साथियों के बीच भी आएंगे। जरा सुनिए कृष्णा अल्लावरू को। नमस्ते। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी के साथ सारे बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में
कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। धन्यवाद। गठबंधन तो सुन रहे थे आप यहाँ शकील जी कृष्णा अल्लावरू को, वही कह रहे थे वो मिलकर साथ लड़कर, जो मेन हमारा प्रतिद्वंदी है बीजेपी, मतलब एक ही है कि देखिए इस वक्त बिहार का चुनाव है, राज्य का है, तो बीजेपी को हराना है, देश की बात है तो मोदी जी को जी। उसके अलावा अगर कोई सोचता है तो अनिल सिन्हा जी के शब्द में मूढ़ और हमारे शब्दों में मूर्ख, और शायद अगर इसी तरह की ये जारी रहा तो महामूर्ख भी कहना उनको शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि इस तरह का कहने का थोड़ा असर पड़ता है। नाराज तो वो लोग बहुत होते हैं हमसे, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं कड़वी दवाई की तरह जो देना पड़ती है, क्योंकि देश में इस समय की जो स्थितियां हैं बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा चुकी हैं। जो देश में नफरत और विभाजन जिस कदर इन्होंने पैदा कर दिया और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उसके लिए शब्द नहीं है। कई बार हमें लगता था कि शायद कहीं समझेंगे, कुछ लोग हैं, लेकिन अब लगता है कि वो समझने समझाने की सारी स्थितियों को पार कर चुके हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश पे, देश की एकता पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो खैर, बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कांग्रेस आरजेडी यानी कि महागठबंधन इसमें पीछे धकेल देता है मोदी जी को, तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि अगले साल जो है 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन 5 राज्यों में पश्चिमी बंगाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। ममता बनर्जी को इससे सबक मिलेगा कि अगर यह कांग्रेस आरजेडी मिलके जीतते हैं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि अकेले जाने में 2 बार वो जीत चुकी है, बीजेपी को पीछे धकेल चुकी है वो, लेकिन हर बार ये संभव नहीं है, क्योंकि मोदी जी जिस चुनाव में जाते हैं उस चुनाव में ये नहीं देखते कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं है। उसे जीत के लिए ही देखते हैं और उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत खराब है वहां पे, तो इसलिए ममता बनर्जी को भी देखना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो इसलिए कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा साफ शब्दों में कह दिया। जरा नए नवेले अध्यक्ष को भी सुन लेते हैं। शकील जी, नए नवेले अध्यक्ष को भी, राजेश कुमार को भी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जी, राजेश कुमार जो अब अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के, वो भी इस मीटिंग में थे। कृष्णा अल्लावरू को आपने सुना, अब राजेश कुमार को सुनिए। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतजार किया कि मीटिंग का लबो लबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता, जैसे सत्ता चोरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें, लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए
हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। यहाँ बिल्कुल क्लियर कट जो बातें हैं शकील जी, अनिल सिन्हा जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, एक अध्यक्ष क्लियर कट बात कह रहा है साफ साफ कि हमको ऐसे फिरका परस्त लोगों को, खासकर हमको बीजेपी को हराना है और इसके लिए इंडिया गठबंधन के साथ रहना है, साथ जाना है। कुछ लोग गए लेकिन इसमें और लोग आएंगे। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अलग, साफ साफ क्लियर कट, बिल्कुल आज विराम, फुल स्टॉप लगा दिया। पहले कृष्णा अल्लावरू की बात आपने सुन ली और उसके बाद राजेश कुमार की। यानी शकील जी न ही मूड हैं ना मूर्ख हैं, ऐसे शब्दों को आप वापस ले लीजिए। आप दोनों, कांग्रेस ने बता दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर अध्यक्ष तक, अध्यक्ष बोल रहा है तो कार्यकर्ता बोल रहा है, उसके दम पे है कि हम ना मूर्ख हैं ना मूड हैं, हम दिमाग वाले हैं और दिमाग से काम करते हैं। और दिमाग से काम करके अभी जो 3 घंटे की बैठक हुई है उसके बाद ये फाइनल हो गया है कि कांग्रेस अपने दम पर नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करके बीजेपी को हराएगी। जी जी, अनिल सिन्हा जी जोड़ रहे हैं कुछ। अनिल जी बिल्कुल आप भी जोड़िए और शकील जी भी जोड़। जी हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि मूड है, मैंने कहा ऐसे मूड भी उसमें भरे हैं। जी और जी जी, ये जो है वो कांग्रेस मूड है या उनका नेतृत्व मूड है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ऐसे मूड है और ऐसी इसको इनकार नहीं कर सकते कि इस तरह की मूर्खता दिखाएं वो। लेकिन मेरा जो है, और ये भी कहा मैंने कि मेरा जहां तक अंदाजा है कि ये मूर्खता नहीं दिखाएंगे वो। जी बिल्कुल, ये मैंने निश्चित तौर पर कहा। शब्दशाह, बिल्कुल शब्दशाह आपने यही बात रखी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक छोटा सा कमेंट शकील जी आपसे भी लेना चाहूंगा, फिर सीधे आता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। जी शकील जी। अब राजेश राम के कहने के बाद हमें लगता नहीं है कि कुछ कहने को बाकी है। यही बात कह रहे थे और यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। और हमारे ख्याल में वहाँ हैं काफ़ी समझदार लोग जो इस बात को जानते होंगे। टिकट वितरण एक बहुत बड़ी समस्या है, ज़्यादा सीटों के लिए नहीं लड़ना ये एक समस्या है, और टिकट एक भी बेचे जाने की शिकायत न हो, ये सबसे बड़ी बात है। यूपी बिहार में कांग्रेस के ऊपर ये आरोप बहुत ज़्यादा लगता है कि टिकट बेचे जाते हैं, और आरोप नहीं, इसकी कई बार सच्चाइयाँ भी हमने सामने रखी हैं, लोगों ने रखी हैं। तो ये राहुल को और मल्लिकार्जुन खड़गे को और कृष्णा अल्लावरू को देखना पड़ेगा। ये तीनों बाहर के आदमी हैं। राजेश राम को आप अंदर का आदमी समझ सकते हैं, बिहार का आदमी है। तीनों को ये देखना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पे टिकट बेचने की कोई घटना होने ही न पाए, इसमें सख्ती से पाबंदी लगाना पड़ेगी इन लोगों को। और इसके अलावा जो राजेश राम ने कहा कि मुख्य हमारा शत्रु जो है या प्रतिद्वंदी जो है वो बीजेपी है, उससे हमें लड़ना है। यही हम लोग कह रहे हैं कि उससे लड़ना है तो आपको एक होकर लड़ना पड़ेगा, और जो आपकी मेन पार्टी है आरजेडी है उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, हर राज्य की एक बड़ी पार्टी होती है, उसके साथ सहयोग करके लड़ा जाता है। कांग्रेस को अपनी सीमित शक्तियों को वहां पहचानना चाहिए, और दूसरी सबसे खास बात, अपने संगठन को मजबूत करके उसे आगे बढ़ना चाहिए। पूरे देश में वो काम अभी नहीं कर पाई है कांग्रेस। अहमदाबाद जा रही है अपने पूर्ण अधिवेशन के लिए, प्लेनरी के लिए, लेकिन बिहार में उसने जरूर कर दिया है, नया अध्यक्ष दे दिया है और बहुत ही एक समझदार किस्म का उसने इंचार्ज दिया है जो फिलहाल किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। तो ये स्थिति जो है बहुत ही अच्छी है वहां पे, और देखते हैं कि अब क्या होता है। बिल्कुल, बाकी कौन क्या कर सकता है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन राजनीति है इसका नाम, देखिए क्या होता है। बिल्कुल, आगे आगे देखिए होता है क्या, बिल्कुल सही, और यही राजनीति है। प्रोफेसर रविकांत जी, बिहार को लेकर डिसीजन बिल्कुल क्लियर सामने है। दोनों, बिहार के प्रभारी और बिहार के अध्यक्ष, दोनों ने आकर मीडिया के सामने अपनी बात रख दी, और वो भी एक गहन चिंतन के बाद। और किन विषयों पे बात हुई ये सब कुछ यहाँ से कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की राजनीति और इंडिया गठबंधन कैसे देखा जाए। देखिए राजीव जी, ये सिर्फ इन दो लोगों का बयान नहीं है। ऑब्वियस है कि इसमें खड़गे जी और राहुल जी की पूर्ण सहमति हो, माने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही, और बहुत स्पष्ट निर्देश। वरना कई बार ये होता है कि जो प्रदेश नेतृत्व होता है वो चाहता है कि नहीं हम ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ें, तो बहुत स्पष्ट है कि हम आरजेडी के साथ, लेफ्ट के साथ, जो इंडिया गठबंधन था उसके साथ हम चुनाव लड़ेंगे, और
हमारे लिए चुनौती बीजेपी की है और बीजेपी को इस कट्टर राजनीति के खिलाफ जो हिंसा और विभाजन के जरिए देश को लगातार बांटने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी एकदम आपको यंग दिख रही हो। कृष्ण अल्लाबरू एक तरफ एकदम यंग है, जो राजेश राम है दूसरी बार के विधायक हैं, अभी यंग है राजनीति में। मुझे लगता है राहुल गांधी के करीब करीब बराबर के हैं, 56 साल के हैं वो, तो वो भी यंग है। और इधर कन्हैया, एक ये तिकड़ी है कांग्रेस के पास बेहतरीन। मुझे इसमें केवल एक चीज थोड़ी सी कमी लगती है कि अगर कांग्रेस पार्टी में वहां अली अनवर अंसारी ने ज्वाइन किया है, उनको एक बड़ी भूमिका में कांग्रेस पार्टी लेकर के आए तो ये मुकम्मल कॉम्बिनेशन होगा। कन्हैया की जो लोकप्रियता है वहां पे, वो भी भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन एक लिबरल छवि जो संविधान को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो सेकुलरिज्म पर लगातार प्रतिबद्ध है, और एक ऐसा नेता जो यूथ में भी प्रभावी है और पुराने लोगों को भी, चाहे दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, उनको भी प्रभावित कर रहा है। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है बिहार के लोगों से, तो इस समय ऐसे लगता है जैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी बहुत मुकम्मल मोर्चे पर है। बस मैंने कहा कि अली अनवर अंसारी या कोई और माइनॉरिटी वहां लीडर हो, मैं चूंकि एक व्यक्ति को ही जान रहा हूं यहां से, तो उनको भी थोड़ा लेकर के सामने आए तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कृष्ण अल्लाबरू ने एक और काम किया है जो मेरी जानकारी है, अब अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करें, वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए नहीं गए अब तक, और ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। और जो नेगेटिव छवि है आरजेडी की एक तबके में, जैसे यहाँ पे समाजवादी पार्टी की छवि है, तो वो एक दूरी समान दूरी जो बना करके रखी है कृष्ण अल्लाबरू ने, वो एक मैसेज है कि हाँ हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं लेकिन हर निर्णय में साथ नहीं हो। ये बहुत स्पष्ट निर्देश हो, इसका भी प्रभाव पड़ा है बिहार के लोगों पर, खास करके दलितों के बीच में, अति पिछड़ा समाज के बीच में, और यहाँ तक कि जो अपर कास्ट है उस पर भी इस बात का प्रभाव पड़ा है। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी बस एक माइनॉरिटी, एक लीडरशिप जरूर वहां पे देनी चाहिए, उसके अलावा मुझे बहुत मुकम्मल दिखाई पड़ रही है। अब लड़ते कैसे हैं इस पर निर्भर करेगा, तालमेल बेहतर आपको चाहिए निश्चित रूप से। और दो तीन बातें जो बहुत कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती है, हरियाणा में जो किया, हालांकि हरियाणा में अंदर की बात यह है कि जब वहां की स्टेट लीडरशिप ने अति कर दी तो राहुल गांधी ने, अब ये अंदर की बात है, राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा इनको लड़ने ले दी, अब ये खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर वही। इस तरह की लीडरशिप हमको नहीं चाहिए, जो कोई समझौता नहीं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर भी नहीं, आप आपस में ही सिर्फ पटौगल करने में लगे हैं। अगर ऐसी लीडरशिप होगी तो फिर आप कहां बचते हैं, आप किससे लड़ेंगे, आपस में ही ऊर्जा खत्म कर लेंगे। लेकिन बिहार में ऐसी कोई चीज अभी नहीं दिखाई पड़ रही है, और मुझे लगता है कि जब से राहुल गांधी ने बागडोर संभाली है कि हमें 25 में एक नया संगठन देना है और सीधे स्पष्ट विचार के साथ कि हिंदुत्व के खिलाफ हमारा मोर्चा है, सावरकर और गॉडसेवादियों के खिलाफ हमारा मोर्चा है, हम गांधी, अंबेडकर और नेहरू के रास्ते पर चल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जो स्पष्ट लाइन दिख रही है, उसने कांग्रेस पार्टी को अंदर से भी मजबूत किया है और लोगों में उम्मीदें पैदा की। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी उन उम्मीदों को जिंदा रखे, सपनों को पैदा करे, क्योंकि जैसे ही उम्मीद खत्म होती है, कांग्रेस पार्टी इधर वैचारिक रूप से वो कभी कमजोर नहीं हुई, उस तरह से थोड़ा बहुत भले ही बीच में रही हो, लेकिन होप खत्म हुई थी लोगों की कि कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ सकती। आज एक व्यक्ति है, लोगों को मालूम है ना कि राहुल गांधी है तो वो जाएंगे वहां पे, किसानों से भी मिलेंगे, वो यूथ से भी मिलेंगे, जंतर मंतर भी जाएंगे, वो कुलियों से भी मिलेंगे। ये एक होप है कि वो व्यक्ति है जो भारत के लिए लड़ रहा है, वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए लड़ रहा है। ये जो होप जिंदा की है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी थी। बस एक चीज जिस पर हम लोग बराबर कहते हैं कि जीत का मादा पैदा करना। ये नहीं है कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे, ये गांधी जी वाला समय नहीं है। इस समय अगर आपको मोदी और शाह की नीतियों के खिलाफ खड़े होना है तो फिर उनको पराजित भी करना होगा।
किलर इंस्टिंक्ट जरूर होनी चाहिए। और इस निर्देश के साथ कि बिहार में अगर कृष्ण अल्लाबनू को भेजा गया है और राजेश राम को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो चुनाव जिता करके आप लाएंगे। ये नहीं है कि उसके बाद नहीं आप बैठ जाएंगे। और कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है उनकी जिम्मेदारी तय हो कि अगर आप चुनाव नहीं जिता सकते हैं तो फिर आप लीडर नहीं हैं। और शिकायत मिलती है कि आप टिकट बेच रहे हैं, जैसा कि अभी शक्ति साहब ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश में जानता हूं। मैं ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई होना, और जो संघी भीतर बैठे हुए, अब उनको मूर्ख कहें, मूर्ख मुझे बहुत शातिर लगते हैं, वो जो खेल करते हैं, इनको वहां से निकालना ये बहुत जरूरी है। अब यही नहीं है कि केवल राहुल गांधी कहें कि नहीं हमने दरवाजा खोल दिया है। अरे साहब, वो खुला दरवाजा है, वो अंदर भी आ जाएंगे। ये समझना पड़ेगा। दरवाजा इनको ठेल करके बाहर निकालना पड़ेगा ना जी, ये, वरना वो चार और घुस जाएंगे। ये जरूरत है इस समय कांग्रेस पार्टी को कि बहुत स्पष्ट वैचारिकी के साथ आप हैं, बहुत स्पष्ट नेतृत्व के साथ आप बिहार में हैं। और जी, वीडियो शायद स्टिल हो गया है प्रोफेसर रविकांत जी का, लेकिन बिहार की सियासत में कांग्रेस और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हम कांग्रेस की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की बिहार इकाई जो है उसकी बैठक खत्म हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को की अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष भी हैं आप जानते हैं। और उसके अलावा उनके अलावा वहाँ राहुल गांधी भी थे। आना चाहता हूँ अनिल जी आपके पास, जो राजेश राम जी की जो बात है, राजेश कुमार जी की जो बात है, उसमें कितना दम दिखाई देता है आपको? जो बातें यहाँ पर कही हैं, लग रहा है जैसे अपने कार्यकर्ताओं को एक पैगाम उन्होंने दे दिया है कि आज से ये सारी चीज़ें बंद, हवाई बातें बंद, अब धरातल पे आइए और काम कीजिए, ऐसा माना जाए? तो मैं आपको कहूँगा कि इतनी स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, साफ साफ बता ही दिया कि मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ। तो अब वो जो है, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। दूसरा है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं डे वन से मेरा पक्का ये था कि पार्टी अगर हाराकिरी के लिए अगर कोई प्रेरित कर रहा हो तो मालूम नहीं, लेकिन ये हाराकिरी नहीं करेगी कांग्रेस, इसमें कोई डाउट का सवाल नहीं है। दूसरा ये है कि जो मध्य जातियों का उभार हुआ वो अपनी सीमा उसकी आ चुकी है। और ये सिर्फ मध्य जातियों के मामले में नहीं बल्कि मुसलमानों के मामले में भी है। मुसलमानों का भी एक तबका जो है वो जो है ये सब करके देख चुका। वो बीजेपी के खिलाफ वो बड़ी लड़ाई के लिए उसको भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मुल्ला मौलवी जो है वो उसका नेता पद उसका नेतृत्व संभाला हुआ था, जो कि अब साबित हो रहा है कि वो लोग सक्षम नहीं है बीजेपी को चुनौती देने में। कांग्रेस में इनको सिर्फ रविकांत जी को सिर्फ जानकारी दे दूं कि कांग्रेस में वहाँ पर शकील अहमद खान जो है एक यंग लीडर है और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वो जो है ऑलरेडी है वहाँ पे। मेरे ख्याल में उसके वो ये भी रहे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह रहे या नहीं महासचिव, लेकिन बड़े पोस्ट वगैरह होल्ड कर चुके हैं शकील अहमद खान वहाँ। हाँ जरा बोलिए, कह रहे हैं कुछ? जी शकील जी। जब हो रही थी एक बार, हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो साथ में खड़े हुए थे शकील अहमद खान जो है जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, राजेश राम के बिल्कुल बगल में लंबे से वो खड़े हुए थे। जी जरा उस विजुअल को ले आइए स्क्रीन पे, विजुअल ले आइए स्क्रीन पे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा शकील अहमद खान और खासकर राहुल गांधी, माफी चाहूँगा, राजेश कुमार जी जो अपनी बात रख रहे थे वो विजुअल ले आइए ज़रा स्क्रीन पे। और शकील अहमद जी की बात कर रहे हैं हम, और उनको भी एक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं आप। नहीं, जिम्मेदारी है उनके पास, वो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। ये नहीं अभी जो प्रेस को संबोधित कर रहे थे राजेश प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जी, हाँ, ये खड़े हुए हैं साथ में जी, ये हाथ पीछे बांधे खड़े हुए हैं, राजेश राम के जो हाथ उठाए इनके बगल में खड़े हुए हैं। तो इनके पास जिम्मेदारी है, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता बहुत बड़ी चीज होती है। कांग्रेस विधायक दल के इस वक्त नेता हैं ये, वहां पे जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे हैं। तो अभी चूंकि इनका शायद सबको मालूम होगा, ये बातें बताने की नहीं होती, बता दें, यंग लड़का नहीं रहा इनका, अभी की बात है, करीब अनिल जी को तो मालूम होगा शायद। नहीं, हम लोगों ने खबर की थी, अभी महीना भर हुआ पटना में
उसने महीना भर अपनी हुआ। जान, जी बिल्कुल, अपनी जान ले ली खुद। जी नहीं रहा वो जी। वो रहा नहीं वो। तो अभी थोड़ा सा उस टाइम इतने भी वो आएंगे फॉर्म में, तो वो है। और बाकी वहां पे कांग्रेस के पास सभी जाति और धर्म के नेता हैं, ऐसी कोई वहां पे उसको लेके कांग्रेस के पास प्रॉब्लम नहीं है जी। सीमांचल के हिसाब से देखा जाए तो पप्पू यादव हैं अब इनके साथ। पप्पू यादव की पत्नी तो हैं ही, पप्पू यादव खुद भी हैं। पप्पू यादव है, फिर बात वो है पप्पू यादव है, कन्हैया है, और अभी जो बात कर रहे थे अनिल, तारिक अनवर हैं। तारिक अनवर सबसे आगे बैठे हुए थे, ऊपर सामने स्टेज पे बैठे हुए थे जी। अभी राजेश राम उनसे आज ही मिलने गए थे, तारिक अनवर से उनके घर पे गए थे मिलने। और दूसरी बात जो अभी अनिल सिन्हा जी कह रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले चुनाव में विधानसभा में 5 सीटें सीमांचल की जो जिक्र कर रहे थे, हम उसको क्लियर ही कर दे, बात क्लियर होना अच्छा होता है जी। सीमांचल की 5 सीटें जो है ओवैसी को जिता दी थी। वो काम अब नहीं करना है मुसलमानों को, इस बात को समझना है। ओवैसी को लेके आएगी बीजेपी, मायावती को लेके आएगी बीजेपी। अब उसका काम नीतीश कुमार से नहीं चलेगा, ऐसी बहुत सारी ताकतों को बीजेपी वहां लेके आएगी दलितों का वोट काटने के लिए। दलितों का इसलिए कि जो राजेश राम है वो उसी जाति के हैं जिसकी मायावती खुद हैं, जाटव, जिन्हें यूपी में कहा जाता है और यहाँ पे रविदास कहा जाता है जिनको बिहार में। तो मायावती जी को लेके आएगी मुसलमानों के वोट काटने के लिए, ओवैसी को बहुत बड़ी ताकत के साथ लेके आएगी बीजेपी। बीजेपी के लिए चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीजेपी कोई कसर उठा के नहीं रखेगी। और ये जो आज की मीटिंग हुई है इसीलिए हुई है, इन दोनों को जो कहा है वो कांग्रेस का फैसला है, और कांग्रेस में हर पार्टी में होता है, उससे पहले एक विचार होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक सोची समझी सारी की सारी बातें हैं, उसमें कोई गलतफहमी की बात नहीं है। और कांग्रेस के पास वहां पे हर जाति हर धर्म का नेतृत्व, इतने बुरे उसके बाद भी सवर्ण जातियों के लोग भी अभी कांग्रेस पास काफी तादाद में मौजूद हैं। जिस भूमिहार के बारे में कहा जाता है सबसे वर्चस्व वाली ताकतवर जाति कहा जाता है, वहां पे अनिल सिन्हा जी जानते होंगे, वह कहा जाता है कि नदी नहर नाले सब सरकार के और बाकी जितना बचा है वो सब भूमिहार का। तो भूमिहार उसी तरह तो मतलब भूमिहार के बारे में तो इतनी कहावतें हैं कि अनिल सिन्हा जी सुनाए, आप खुद सुनाए तो कम पड़ जाएगा टाइम उसको लेके। इसी तरह यादवों के बारे में भी, ये दोनों बड़ी वर्चस्व वाली जातियां हैं। लेकिन ये बात सही है कि मध्यम जातियों का जो उभार है वो अपने पीक तक पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको अब लालू जी और तेजस्वी अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखिए, जो भूमिहार कभी किसी से, अब ये शब्द बड़े, देखिए भूमिहार और यादवों के बीच जो वहां टकराव हुए हैं, उन्होंने बताया कि यादव कितना ताकतवर होकर वहां उभरा है। अब उसके दोनों तरह की बात होती है, फायदे नुकसान सब कुछ होता है, राजनीति है। अभी लंबी बहसें होंगी, इसमें बोलेंगे हम, काफी कुछ बोलेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि हम काफी आते जाते रहते हैं बिहार का। तो अभी जो ये कहना कि प्रतिनिधित्व जो है सबका कांग्रेस के पास काफी अच्छा प्रतिनिधित्व है, और ये भी कहा जा सकता है कि हर जाति और धर्म का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व अगर किसी के पास है इस वक्त तो वो कांग्रेस के पास है, उसका उपयोग करने की जरूरत है। बिल्कुल। अनिल जी, आप अपनी बात क्लोज कीजिए। देखिए क्या है कि ये दो बातें उन्होंने जो कही ना, उसमें से मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि ओवैसी मायावती कोई फैक्टर अब नहीं है बिहार में, और न रहेंगे, और मतलब उनका कुछ चलने वाला नहीं है। मायावती तो जीरो होंगी। राजेश कुमार की जो ताकत है वो ये ताकत है कि वो जिस इलाके में, जो गया वाला इलाका जो है उधर का, नवादा साइड का, उस इलाके से आते हैं। उस इलाके में जीतन राम मांझी को हरा करके, उसके जो कैंडिडेट थे उसको हरा करके मेरे ख्याल में आए हैं। तो वो जो दलितों का जो नेतृत्व का जो मामला चल रहा है, जीतन राम मांझी जिस तरह से एक खास जाति और उसको एक तरह से कर रहे हैं, उसको भी एक चैलेंज दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस का अभी का मूव हमको एकदम बढ़िया लग रहा है, मतलब कि बीजेपी को हराने की दृष्टि से। ये जो बातें हैं संगठन में, ये उस समय भी मुझको भी मालूम था कि टिकट बेचने वाली बात भी मालूम थी, और इसके साथ ये था क्या कि क्योंकि इनका जो अध्यक्ष था, और ये बहुत अच्छा किया कि वो लालू जी के यहाँ नहीं गए। ये जो इसकी चर्चा की उन्होंने सही कहा रविकांत जी ने कि वो राहुल इसके क्या कहते हैं लालू जी के यहाँ नहीं गए। ये उससे दिखाया कि कांग्रेस का अपना अस्तित्व है।
अभी तक ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कंट्राडिक्शन को खत्म किया। उन्होंने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया कि वो आरजेडी के खिलाफ कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रखा है। बिहार में एक नया समीकरण उठ रहा है। और एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे अखिलेश हो, मैं कई बार बोलता हूँ, कई लोगों को लगता है कि बहुत बुरा है, लेकिन अखिलेश हो या लालू हो, जो बीजेपी या ममता बनर्जी हो, बीजेपी का चैलेंज ये क्या कहते हैं उसका मुकाबला करने में ये सक्षम नहीं है अकेले। इनका महत्व है, इनके साथ लेकर के आप कर सकते हैं, लेकिन न अकेले कर सकते हैं न दुकेले कर सकते हैं। इनके पास बहुत लिमिटेशंस है। इनका ईडी का भी चक्कर रहता है, इनका कास्ट का भी चक्कर है, फैमिली का भी चक्कर है। ये चक्कर से काम नहीं चलने वाला है। बीजेपी से, जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था कि जो घर में कोई, जिसके घर में कोई मरा नहीं हो उसके यहाँ से सरसों लेकर आओ, तो वैसा ही चाहिए यहाँ कि ये जो है जिसके घर में कोई ईडी का छापा न लगा हो, और ये है वही नेतृत्व कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। और ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। तेजस्वी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन उस पर लालू जी ने खुद मिट्टी डाल दी लोकसभा चुनाव में, अपने मन से सारे टिकट बांटे और उसका बहुत बुरा नतीजा हुआ। और वो जो है, क्योंकि जो विल है लड़ने की, जो बीजेपी से, वो इच्छा शक्ति में कई बार उस सांप्रदायिकता के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन जो विल पावर है उसमें कहीं न कहीं कमी है। 2 बच्चियों को उतार लिया उन्होंने मैदान में, ऑलरेडी परिवार में जो है क्या कहते हैं, ये बात क्या लोगों के दिमाग में नहीं आएगी। वो जो है एक विधान परिषद में अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं विधायक दल के, एक जो है सो क्या कहते हैं विधानसभा में है, पूरा का पूरा जो है, ऐसे कहीं चलता है क्या। और उसके 2 बच्ची जो कि एकदम नॉन पॉलिटिकल है, उसको ले आए। ये कांग्रेस करे या कोई करे, नहीं कर, ये आप बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। आपको शुद्ध जो है ना, जैसे कहता है जस्टिस में बोलता है कि क्लीन हैंड्स से हम आइए न्यायालय के पास। तो जनता के न्यायालय में आपको क्लीन हैंड्स के साथ जाना पड़ेगा। और क्लीन हैंड्स अगर नहीं है, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को ये क्लीन बातें बतानी चाहिए। हमारा कोई किसी पार्टी फाटी से लेना देना नहीं है। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं, और हम तानाशाही के खिलाफ हैं। हमारा कोई मतलब ही नहीं है इनसे। जो इसके पक्ष में खड़ा है उसके साथ है, जो इसमें सेंध लगाएगा उसके खिलाफ है। इसीलिए कांग्रेस का अभी मूव जो है राहुल गांधी के, इसलिए हम लोग क्यों साथ हैं। हम लोग तो 2014 तक उनके खिलाफ लिखते रहे हैं, पूरा कांग्रेस के खिलाफ। ये अरविंद केजरीवाल तो हम लोगों को पागल किया हुआ था। मैं आपको एक सुनाता हूँ। मैं जब था अखबार में, मेरे अखबार में लोग बोलते थे कि आप क्यों ये इसकी खबर लेके आते थे, लेकिन हेडलाइंस तक उसकी खबर चलवाया अपन ने। बंगलोर का अखबार है, लेकिन इनको पीछे लगे हुए थे क्या कि कोई क्रांति हो जाएगी। ये मूर्खता हम लोगों की थी। ये मूर्खता बाद में समझ में आ रही है। अब और दिल्ली में बढ़िया किया कांग्रेस ने इनको आगे, अगर कांग्रेस को बचना है तो अरविंद केजरीवाल का सफाया होना पहले ही जरूरत है, बीजेपी का सफाया होना बाद की जरूरत। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबके अपने विचार, उन विचारों को यहाँ एक मंच पे हम लेके आते हैं दोस्तों। और बहुत ज़रूरी भी है कि हर विचार को समझिए, हर एंगल को समझिए। पॉलिटिक्स इसी का नाम है, और पॉलिटिक्स का विश्लेषण हम करते हैं यहाँ, और उसका बिल्कुल ऑपरेशन कर देना, वो करने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्लोजिंग कमेंट आपका। और बिहार की सियासत में आज क्लियर हो गया है, इसी चर्चा के दौरान ये क्लियर कर दिया गया, खासकर बिहार के नेताओं ने जब बैठक अभी हुई है, जिसमें दोनों वरिष्ठ नेताओं ने, राजेश कुमार ने भी और इधर दूसरे कृष्णा अल्लावरू ने भी, दोनों ने, कि हम इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो कह लें उसके साथ हैं, ये खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ से एक क्लियर चैप्टर की शुरुआत भी होती है? बिल्कुल राजीव जी, एकदम स्पष्ट और क्लियर चैप्टर की शुरुआत होती है। और जिस तरीके से गर्दा उड़ाने की कोशिशें की जा रही थी कि भाई गठबंधन टूट जाएगा, कि कुछ तकरार चल रही है, ये इस सब पे पर्दा पड़ गया। एक बात जो कांग्रेस ने स्पष्ट की वो ये की कि अभी तक जो कहा जाता था, खासतौर से अखिलेश प्रसाद सिंह जब तक अध्यक्ष थे वहां के, कि लालू प्रसाद यादव बिहार में 2 पार्टियां चलाते हैं, एक आरजेडी और दूसरी कांग्रेस। तो ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि लालू प्रसाद यादव केवल अब आरजेडी ही चलाएंगे, कांग्रेस नहीं चलाएंगे, ये तो स्पष्ट कर दिया। तो इसलिए जो लोगों के मन में थोड़ी सी शंका जो थी उसको दूर कर दिया। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया
कि लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी चलाएंगे, कांग्रेस अपनी पार्टी चलाएगी, लेकिन गठबंधन नहीं टूटेगा, गठबंधन रहेगा, मिलकर चुनाव में जाएंगे। और लक्ष्य पहला क्या है वो भी राजीव जी स्पष्ट कर दिया, राजेश ने तो एकदम स्पष्ट कर दिया, ये पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष है और उसको सत्ता में आने से रोकना है। जो पिछले दरवाजे से उसने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा हटाना है। तो यानी लक्ष्य के तौर पे भी कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं है, ये भी आज कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। और उस लक्ष्य को प्राप्ति का रास्ता जो है उसके बारे में भी किसी तरीके का वो कंफ्यूजन नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। तो अब राजीव जी यहाँ से लड़ाई शुरू होती है, मोर्चे अब खुल चुके हैं। तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर हमले किए विधानसभा में, इधर कांग्रेस ने जिस तरीके से आज स्पष्ट घोषणा कर दी कि लक्ष्य और रास्ता दोनों स्पष्ट हैं और किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसके बाद बिहार की राजनीति से कंफ्यूजन सब छट जाएंगे। ये भी कंफ्यूजन छट गया है कि नीतीश कुमार अब इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। नीतीश कुमार ने जो कहा कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो वहीं रहे, अच्छा है वहीं रहे। अब बीजेपी उनको अलग करती है तो अलग करे, वरना मामला सब सुलझ चुका है और रास्ता जो मतलब लड़ाई जो है वो अब खुल चुकी है। अब हम लोग लगातार जो चर्चा करेंगे बिहार की, तो यही चर्चा करेंगे कि अब लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे, क्या मुद्दे। बिल्कुल, दो दल यहाँ साफ दो गठबंधन साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन या महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश बाबू और बीजेपी, दोनों के बीच जो खींचतान है वो साफ साफ झलक रहा है। प्रोफेसर रविकांत जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं जी, ये निश्चित रूप से दोनों ही गठबंधन उनको आर पार की लड़ाई के मूड में है और मुझे लगता है कि अपर हैंड इस समय इंडिया अलायंस का है। और जो फर्क है वो फर्क सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा समाज और दलितों में भी मुझे जाटव समाज 5.1%, पासवान थोड़ा ज्यादा है 5.2 शायद, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पासवान वोट भी कांग्रेस पार्टी का मुसहर भी कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़ सकता है, मतलब विभाजन होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। माइनॉरिटी इस बार नहीं बचने वाली बिल्कुल। और चाहे आपका वो इलाका हो जहां पे ओवैसी जीते थे या पटना का इलाका हो, यहाँ नहीं। तो इसलिए अभी तक तो, और इसी तरह से अगर सधा हुआ गेम खेलती है, हाँ ये जरूर है कि दोनों लोगों को, राहुल गांधी और खड़गे साहब, दोनों लोगों को पूरा जोर लगाना है बिहार में, कैंपेन भी करना है। अब ये नहीं है कि नहीं राहुल गांधी जी दिल्ली में बैठे, मैंने कहा ना कि वो जीतने का मादा आपको पूरी ताकत झोंकनी है। तो क्योंकि बीजेपी जिस तरह का गेम करती, और केवल आपको बीजेपी से नहीं लड़ना है राजीव, जिसा हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग से भी लड़ना है, गोदी मीडिया से भी लड़ना है, और जो वहां प्रशासनिक मशीनरी है अभी तो नीतीश कुमार है, बिल्कुल उनसे भी लड़ना है। तो इन तीन मोर्चे पर लड़ाई के लिए आप खुद राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ेगा। खड़गे जी की भी मीटिंग्स आपको करानी पड़ेंगी। राजेश राम तो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे ही, इसमें कोई दुराय नहीं। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। राजेश कुमार से लेकर कृष्णा अल्लावरू सब पर निगाहें टिकी हुई हैं, कौन क्या करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि हमको चुनाव जीतना है। जो जीतने की जो भूख, जिसको हम लोग बार बार इसी मंच पे कहते आए हैं, वो भूख यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं में आज जब वो मीडिया के सामने थे तो वो दिखाई दे रही थी। इसकी ज़रूरत भी है। आगे तो हो ही वही जो इलेक्शन कमीशन रची राखा, देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, अनिल सिन्हा जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। राजकुमार थापालिया साहब हमारे साथ बिहार में